डियर स्टूडेंट, इस वीडियो लेक्चर के अंदर जो पिछले वीडियो लेक्चर में आपने देखा था कि मैंने बताया था, ध्यान से सुनिएगा, कि जब एक वैल्यू के अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आए, सपोज वो 20% बढ़ जाए और ये नई वैल्यू बन गई ना, वो 20% बढ़ के फिर उसके अंदर कुछ परसेंटेज चेंज आए, सपोज अब वो 30% बढ़ गई, तो आपने ये बताना है कि ये मल्टीपल जो परसेंटेज चेंजेस हुए हैं ये अलग अलग स्टेप्स में हुए हैं, सीडीओ में हुए हैं। तो आपने बताना था कि भाई कुल एक कितने परसेंट का चेंज हो, या फिर इन दोनों परसेंटेज चेंज होने के बाद कुल कितने परसेंट वैल्यू चेंज हो गई। ठीक है, तो अभी उसी की एक एक्सटेंशन है, उसी को हम दो अलग अलग टाइप के क्वेश्चंस के अंदर इन्वॉल्व करने वाले हैं। कैसे, अब सुनो ध्यान से। देखो, मेरे पास एक वैल्यू है a, एक संख्या है a, और a बराबर है, एक बार इस d को हटा देते हैं, इस d को भूल जाते हैं एक बार, a बराबर है b इंटू सी। ठीक है, और ऐसे ऐसे a बराबर है b इंटू सी कितने भी सिचुएशन हो सकते हैं जिनके अंदर एग्जामिनर इस कंसेप्ट को यूज करेगा। कैसे सिचुएशन हो सकते हैं, देखो अभी बता देता हूं। डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम, इसके अंदर यूज कर सकता है, बिल्कुल यूज कर सकता है। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ, बिल्कुल यूज कर सकता है। एरिया ऑफ ए सर्कल, यहां पर रेक्टेंगल थी, एरिया ऑफ ए सर्कल इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर होता है ना, यहां पर भी यूज कर सकता है। देन एरिया ऑफ ए सिलेंडर इज इक्वल टू पाई आर इंटू आर, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, यहां पर भी यूज कर सकता है। लेकिन यहां पर मैंने सिर्फ दो वाला बोला है ना, तो सिर्फ अभी दो वाला लेके चलते हैं, एक बार इसको हटा देते हैं। या फिर अगर मैं आपको बोलूं कि किसी दुकानदार की कमाई, किसी दुकानदार की कमाई या फिर किसी दुकानदार की इनकम कितनी होगी, कि कितने आइटम बेचेगा, नंबर ऑफ आइटम सोल्ड इनटू एक आइटम का प्राइस क्या है, उतनी होगी ना। एक आइटम कितने रुपए का बेच रहा है और कितने आइटम बेचे, ये टोटल उसका रेवेन्यू होगा, हम ये बोल सकते हैं। टोटल उसकी दुकान का टर्नओवर होगा, कमाई होगी दुकान की। ठीक है, तो जितने भी इस तरह से केसेस बन सकते हैं या जबरदस्ती बनाए जा सकते हैं, कैसे भी एग्जामिनर क्रिएट कर सकता है, उन सब के अंदर यह कंसेप्ट यूज किया जा सकता है। अब कैसे यूज किया जा सकता है ये मैं आपको बताता हूं, अब ध्यान से सुनो। देखो, मान लो इस d को एक बार भूल जाए, मान लो a बराबर है b इंटू सी, ऐसा कुछ है। अब ऐसी ही एक मैं सिचुएशन क्रिएट कर रहा हूं कि सपोज आप अपने घर में केले खाते हैं, ठीक है, अगर नहीं भी खाते तो मान लीजिए केले खाते हैं, अच्छा होता है केला फ्रूट, तो हर महीने केले के ऊपर आपका कुछ खर्चा होता होगा। मान लो आप फिक्स तरीके से खाते हैं, ठीक है, कि हर महीने कुछ केले आप लेकर आते हैं, तो नंबर ऑफ केला मतलब कि कितना केले लेकर आए, या फिर इसको अगर मैं बोलूं क्वांटिटी, कि केले की कितनी क्वांटिटी आप लेके आए, और साथ में केले का प्राइस, केले का रेट क्या चल रहा है दर्जन के हिसाब से, तो आपका खर्चा कितना होगा, कितने आपने केले खाए और कितना उनका रेट है, इन दोनों का प्रोडक्ट। ठीक है, तो ये आपका नॉर्मल खर्चा है। तो मान लो इससे जो नेक्स्ट मंथ है, अगला महीना, ठीक है, अगले महीने में आपने क्या किया, आपने डबल केले खाने स्टार्ट कर दिए, दो गुने, पहले के कंपैरिजन में जो क्वांटिटी है वो दो गुनी हो गई, और जो प्राइस है वो सेम रहा, वो उतना ही रहा। तो अब मैं आपको पूछूंगा कि आपका खर्चा कितना होगा, आप बोलोगे रेट उतना ही है, क्वांटिटी डबल की, तो भाई खर्चा भी डबल हो जाएगा, सीधी सीधी बात है। तो कुल मिलाकर यहां पर मैं क्या दर्शाना चाह रहा हूं, मैं ये दर्शाना चाह रहा हूं कि क्वांटिटी को आप जितने भी गुना करोगे, खर्चा सीधा सीधा उतने गुना हो जाएगा। क्वांटिटी को 3 गुना किया तो खर्चे पर क्वांटिटी की वजह से कितना असर पड़ेगा, 3 गुना असर पड़ेगा। अगर क्वांटिटी 4 गुना कर दी तो खर्चा 4 गुना हो जाएगा। अगर यही काम हम प्राइस के साथ करते हैं, मान लो मैं यहां पर प्राइस को सेम रखता हूं, सॉरी क्वांटिटी को सेम रखता हूं, और प्राइस मैंने बोल दिया कि भाई केलों का प्राइस 4 गुना हो गया, 4 गुना महंगे हो गए, तो अब आप बोलोगे कि भाई मैं उतने ही केले खा रहा हूं, लेकिन अब 4 गुना रेट के आ रहे हैं, तो जो खर्चे के ऊपर जो प्राइस का असर पड़ेगा वो वही डायरेक्टली पड़ेगा, खर्चा भी 4 गुना हो गया। केले बेशक से खा उतने रहे हो, लेकिन 4 गुना रुपए दे रहे हो खरीदने में। तो कुल मिलाकर हमें एक बात समझ में आ गई कि जब जो इक्वेशन है वो इस फॉर्म में होती है कि a इज इक्वल टू बी इंटू सी, तो b जितने भी गुना होता है और c जितने भी गुना होता है, उसका सीधा सीधा असर a पर पड़ता है, सीधा सीधा असर डायरेक्टली a भी उतने ही गुना हो जाता है। मतलब यहां पर अगर मैं आपको ये बोलूं कि अगर आपने 3 गुना केले खाने स्टार्ट कर दिए और केलों का रेट 4 गुना हो गया, तो कुल मिला के खर्चा पता है कितना हो जाएगा, 4 × 3 = 12, 4 × 3 = 12, 12 गुना खर्चा हो जाएगा आपका।
क्लियर है? मतलब कि क्वांटिटी जितने भी गुना होगी, रेट जितने भी गुना होगा, उतने ही गुना सीधा सीधा खर्चा हो जाएगा। तो ये तो कॉमन सेंस की बात थी, ठीक है। तो अब हम यहां पर कंसेप्ट को डालते हैं कि भाई उस कंसेप्ट को कैसे डाला जा सकता है। यहां पर देखो, अब तक मैंने क्या बताया, मैंने आपको बताया कि एक वैल्यू है उसको 20% बढ़ाया गया, फिर उस वैल्यू को 30% बढ़ाया गया, और आपसे पूछा गया कि भाई नेट परसेंटेज चेंज कितना आ गया इनके कारण। अब मैं आपको ये बताऊं कि a इजिकल टू बी इंटू सी, और b को 20% बढ़ाया गया और c को 30% बढ़ाया गया, तो हो सकता है आपको ऐसा लग रहा हो कि b को 20% बढ़ाया गया, c को 30% बढ़ाया गया, लेकिन मैंने आपको एक बात बोली है कि b में जो भी चेंज करते हो उसका सीधा सीधा असर a पर पड़ता है। तो b को 20% बढ़ाया गया, इसका मतलब है जो a क्वांटिटी थी ना, इसके कारण वो भी 20% बढ़ गई, ठीक है। और जब c को 30% बढ़ाया गया तो इसका भी सीधा असर पड़ा, मतलब जो a क्वांटिटी 20% बढ़ाने के बाद जो हुई थी वो अब 30% बढ़ गई। समझ में आ गया मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि इनका डायरेक्ट असर उन पर पड़ता है। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप वैसे ही ट्रीट कर सकते हो, जिस हिसाब से हम वहां पर परसेंटेज चेंज निकाल रहे थे, यहां पर भी वैसे ही आप निकाल सकते हो। क्लियर है? अगर ये नहीं समझ में आया तो हमेशा आपको सुनने से समझ में नहीं आएगा, जो भी बात मैंने बोली उसको एक बार बैठ के सोचा करो, मेरा क्या मतलब है, एक बार खुद लिखा करो, उसको कंक्लूड करने की कोशिश किया करो, नहीं तो फिर बार बार भी सुन लिया करो, ठीक है। मतलब बी और सी पर जो भी चेंज होगा ए के अंदर वो चेंज सीधा सीधा रिफ्लेक्ट होता है, और ऐसा तब तक ट्रू नहीं है जब ए इज इक्वल टू बी इंटू सी। मैंने सिर्फ 2 चेंज करके थोड़ी दिखाए थे, आपको 3 चेंज भी करके दिखाए थे, और आपको ये भी समझ में आ गया कि 4 चेंज होंगे तो भी यही होगा। तो ए इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी, और मैंने डॉट 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 भी लगाए ना, कि कितने भी नंबर का प्रोडक्ट हो, अगर उन नंबर्स के अंदर परसेंटेज में कुछ चेंज करेंगे उनका सीधा सीधा असर उस नंबर के अंदर रिफ्लेक्ट होता है। तो इस टाइप के जो क्वेश्चंस आपके एग्जाम में आएंगे वो ये आएंगे। अब देखो कि द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 30% एंड ब्रेड्थ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंटेज चेंज इन एरिया ऑफ रेक्टेंगल। तो ये कि एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ, लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और यहां पर इन्होंने आपको लेंथ के अंदर चेंज बता दिया कि लेंथ 30% बढ़ी और ब्रेड्थ 20% घटी। तो अब आपने एरिया के अंदर चेंज बताना है। तो मैंने बताया था कि लेंथ जब 30% बढ़ेगी तो कितने गुना हुई, 130/100, मतलब कि 1.3। तो जब देखो, जब आपने केलों की क्वांटिटी को डबल किया था तो सीधा सीधा खर्चा डबल हो गया था। ऐसे ही 30% बढ़ने पर लेंथ 1.3 टाइम्स हो जाती है। 30% बढ़ने पर कितने टाइम्स हो जाती है, 1.3। तो एरिया भी 1.3 टाइम्स हो गया सिर्फ इस चेंज के कारण। ब्रेड्थ 20% घटने पर 0.8 टाइम्स हो जाती है, तो एरिया इस चेंज के कारण सीधा सीधा 0.8 टाइम हो गया। क्लियर है? तो ये दोनों चेंजेस एरिया के अंदर आए हैं 2 स्टेप में। अगर इनको एक स्टेप में मैं बताना चाहूं कि एरिया कितने गुना हो गया है, तो 13 8 104, तो एरिया पहले से इन 2 चेंजेस के कारण 1.04 हो गया है, मतलब कि 100 से 104 हो गया, 4% बढ़ गया है, ठीक है। 4% का चेंज आया है उसके एरिया के अंदर। क्लियर है ये आपको? यही कंसेप्ट है। अब इसी को हम यूज करने वाले हैं। देखो कैसे कैसे क्वेश्चन एग्जामिनर पूछेगा। ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैंस बाय 30%, फैंस का प्राइस, और ये हमेशा ऐसे इनको अंधाधुंध नहीं सोल्व करना है। हाँ, एक बार आप प्रैक्टिस कर लोगे फिर तो आपको क्वेश्चन पढ़ते ही समझ में आ जाएगा कि इस टाइप का क्वेश्चन है, लेकिन अभी जब मैं आपके सामने करवा रहा हूं तो अंधाधुंध नहीं सोल्व करना है कि डिक्रीज बाय 30%, 0.7 इंक्रीज बाय 1.2, 12 7 84, 16% का नुकसान, ऐसे नहीं करना है। आपने देखना है, ऐसे तो मैं बिना वजह की स्टेटमेंट भी डाल दूंगा बीच में, ठीक है। आपने देखना है कि एक्चुअल में वैसी स्टेटमेंट है कि नहीं जहां पर 2 का प्रोडक्ट तीसरी के बराबर है और इन 2 के अंदर चेंज बताया गया हो। अगर मैं तीसरे में चेंज बता दूंगा फिर उसको पूछ लूंगा, आप उसको करके बता दोगे, ठीक है। देखो, ऑन डिक्रीजिंग द प्राइस ऑफ फैंस बाय 30%, प्राइस के अंदर चेंज बताया, प्राइस कितना हो गया 0.7 टाइम्स, और यहां पर एंड सेल, देखो जो भी दुकानदार की इनकम है वो किस चीज पर डिपेंड करती है कि भाई पंखे का रेट कितना है और सेल कितनी होती है, मतलब कि कितने पंखे बिकते हैं। तो रेट कम करने पर सेल तो भाई बढ़ गई, 1.2 टाइम्स हो गई। तो हाँ, इन दोनों का प्रोडक्ट इनकम के बराबर है ना, तो इनके अंदर जो भी परसेंटेज चेंज है वो उसके अंदर रिफ्लेक्ट होगा। 12 7 84 वो उसके अंदर सीधा सीधा असर डालेगा, मतलब जो इनकम है वो 100 से 84 हो गई, 16 कम हो गई 16, तो 16% डिक्रीज।
अदरवाइज यहां पर मैं क्या बता सकता हूं आपको, देखो ये आपको पता चल गया कि प्राइस का जो परसेंटेज चेंज है और इसका जो परसेंटेज चेंज है, या फिर अगर इसको मैं बोलना चाहूं कि प्राइस जितने गुना होगा, जितने गुना 0.7 गुना हुआ है, और सेल जितने गुना होगी, उन दोनों को अगर मल्टीप्लाई करें तो इनकम उतने गुना होगी। तो यहां पर मैं आपसे ये भी पूछ सकता हूं, कोई बड़ी बात नहीं, अब इसको भी आप इजीली सोल्व कर दोगे कि मान लो कि भी शॉपकीपर ने क्या किया, पंखे के प्राइस को सपोज 40% कम कर दिया, 40% कम कर दिया, और उसकी सेल भी कुछ परसेंट बढ़ गई इसके कारण, 40% कम करने के कारण, हमें पता नहीं कितनी बढ़ गई, लेकिन उसकी इनकम जो है इस चीज के कारण उसकी इनकम 20% बढ़ गई, इस चीज के कारण जो सेल बढ़ी थी उसके कारण इनकम 20% बढ़ गई। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं कि उसकी सेल कितने परसेंट बढ़ी थी, तो आपको पता ही है कि भाई प्राइस कितने गुना हो गया, 1.4 गुना हो गया, सॉरी 1.4 नहीं, 40% घटा है ना, प्राइस 0.6 गुना हो गया, और सेल मेरे को पता नहीं कितने गुना हुई, लेकिन मैं मान लेता हूं कि सेल जो भी है भाई x गुना हुई होगी, मैं x टाइम्स बोल रहा हूं, x टाइम्स, ये नहीं बोल रहा x परसेंटेज ऊपर नीचे, x टाइम्स, जैसे प्राइस 40% घट के 0.6 टाइम्स हुआ, ऐसे ही सेल भी x टाइम्स हुई होगी, और इनकम 1.2 टाइम्स। हम हमेशा किस चीज से डील करते हैं, हम हमेशा डील करते हैं टाइम्स, कितने गुना, यहां पर परसेंटेज को रख के मल्टीप्लाई मत कर देना, कितने गुना, मैंने यहां पर 40% नहीं रखा, 0.6 रखा है। तो अब आपको x की वैल्यू मिल गई, इस 6 से इसको काटोगे 2, तो x की वैल्यू है 2, मतलब कि इस x की जगह आएगा 2, मतलब कि जो सेल थी वो 2 गुना हुई, 2 गुना हुई पहले से, मतलब कि 100% थी, मतलब पहले जितनी भी थी उससे डबल 200% हो गई, 100% बढ़ गई सेल, तब जाके ऐसा कुछ असर देखने को मिलेगा। समझ में आ गई बात। अगर मैं इस 20 की जगह यहां पर कर देता सपोज मान लो 15, ठीक है, और इस 40 की जगह यहां पर कर देता हूं मैं मान लो 20। अब एक बार आप ट्राई करो, और ये तो मैं बड़ा ही स्ट्रक्चर के अंदर लिख रहा हूं आपको समझाने के लिए, अदरवाइज तो ये सारे क्वेश्चंस इससे बड़े बड़े, इस कंसेप्ट का कैसा भी क्वेश्चन आ जाए, बस एक छोटी सी चीज लिख के आंसर करने के। तो इनकम कितनी हो गई, इनकम को मैं 23/20 गुना लिख दूं, मैं तो डायरेक्टली इस केस में क्या करता हूं, 23/20, मेरे को पता है इन दोनों की गुणा से ये आता है, ठीक है, ये यहां पर कुछ कितने परसेंट ये पूछा है ना, मैं सीधा जो 4/5 से इसको डिवाइड कर देता हूं, अब ये आंसर आ जाएगा अपना, ठीक है, 23 5 115 और 20 100 के 80, पता लग गया कि भाई ये 35 बढ़ गई 80 पर, उसको सोल्व कर लेंगे, ठीक है, क्लियर है। अदरवाइज अगर मैं इसको भी मैथोडिकल वे में अगर आपको बताऊं तो प्राइस कितना हो गया, प्राइस हो गया 4/5, सेल कितने गुना हो गई, x गुना हो गई, इस 5/4 को हम उधर भेज रहे हैं, 5/4, ठीक है, 5 से ये 4 पर गया तो 23/16 ये है, तो मतलब x की वजह से कितनी बढ़ गई, x की वजह से x गुना हुई है सेल, तो कितनी बढ़ गई पहले से, तो भाई ये बढ़ गई है 7 बढ़ गई है 16 पर, 7/16 बढ़ गई। तो आपको एक बात ये मैंने पहले बताई थी कि 8/16 कितना होता है, 8/16 होता है 50%, और 1/16 1/8 का आधा होता है, 1/8 होता है 12.5, तो ये होगा 6.25, तो 50 में से 7 गए, 43.75% बढ़ गई सेल, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं, अगर एक वर्ग की भुजा को 30% बढ़ा दिया जाए तो इसके क्षेत्रफल में कितनी बढ़ोतरी होगी, तो एक वर्ग मतलब कि एक स्क्वायर, स्क्वायर का एरिया क्या होता है भाई, स्क्वायर का एरिया होता है साइड इंटू साइड, मतलब कि स्क्वायर का जो एरिया होता है, आप ये मत बोलना कि ये साइड और ये साइड सेम ही है, साइड तो सेम है, लेकिन स्क्वायर के एरिया के अंदर साइड का असर एक बार नहीं पड़ता, साइड का असर 2 बार पड़ता है, ठीक है, एरिया साइड इंटू साइड है, साइड का स्क्वायर है, तो साइड के अंदर आप जो भी चेंज लाओगे, ठीक है, साइड अगर 2 गुना होगी तो एरिया 4 गुना हो जाएगा, उसका 2 बार असर पड़ता है, ठीक है। तो हमने क्या किया, हमने उसकी साइड को 30% बढ़ा दिया, 30% बढ़ा दिया, तो बस इस 30% का असर, एरिया 2 बार 30% बढ़ जाएगा फिर, तो इसको आप फॉर्मूले से कर लो या कैसे भी कर लो मेरे भाई, एरिया कितना हो गया 1.69, 30% बढ़ी, तो फिर कितना बढ़ गया 69% बढ़ गया, 100 से 1.69 हो, क्लियर है। आगे बढ़ते हैं, एक सिनेमा हॉल में सीटों की संख्या में 25% की वृद्धि हुई, प्रत्येक टिकट की कीमत भी 10% की वृद्धि हुई, तो देखो क्या हुआ,
जो टोटल उसकी कमाई है सिनेमा हॉल की, जो रेवेन्यू है, वो क्या है कि भाई कितनी सीट्स हैं उस सिनेमा हॉल में और हर एक की सीट की कॉस्ट कितनी है, एक सीट पर बैठने के कितने रुपए लेते हैं। तो सीट उन्होंने थोड़ी सी बढ़ा दी, 5/4 हो गई, और जो कीमत है वो भी 11/10 कर दी। तो रेवेन्यू में क्या फर्क आएगा अभी देख लेते हैं। 5 दूनी 10, रेवेन्यू हो गया 11/8, मतलब कि 3 बढ़ चुका है 8 के ऊपर, 3 बढ़ गया 8 के ऊपर, मतलब 37.5% मोर। और ये सब आपने अभी मेंटली करना स्टार्ट कर देना है, ठीक है, आगे आने वाले सम से। वैसे तो शायद पहले ही कर दिया होगा। एक वर्ग के साथ वाली भुजाओं में, साथ वाली का क्या मतलब है, एडजेसेंट, मतलब कि ये और ये इन एडजेसेंट साइड्स के अंदर क्रमशः 30% और 20% की वृद्धि हुई। एक साइड को 30% बढ़ा दिया गया, एक को 20% बढ़ा दिया गया। तो कुल मिलाकर ये जो वर्ग था, ये जो स्क्वायर था, इसकी एक रेक्टेंगल बना दी गई, ठीक है। नए बने आयताकार का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल से कितना अधिक है। तो भाई उसका एरिया क्या था, उसका एरिया था साइड इंटू साइड। एक साइड को 30% बढ़ा दिया गया यानी कि 1.3, और एक साइड को 20% बढ़ा दिया गया यानी कि 1.2, और इन दोनों का प्रोडक्ट आ जाएगा 1.56, मतलब कि 56% उसका एरिया बढ़ गया। और यहां पर ये जो चेंजेस हैं इनको मैं कंबाइन कर रहा हूं ना, दो अलग अलग परसेंटेज चेंजेस को मैं कंबाइन कर रहा हूं, तो तीनों वे से मैं कर सकता हूं इनको। 100 अज्यूम करके भी कर सकते हो, जैसे हाउ मैनी टाइम्स, कितने गुणा वाली चीज में लिख रहा हूं उससे भी कर सकते हो, या फिर फॉर्मूला से भी कर सकते हो, ठीक है। उसी कंसेप्ट को हम अगले लेवल पर लेकर आए हैं, ठीक है मेरे भाई। 100 से अज्यूम करके करोगे तो कैसे करोगे कि स्क्वायर का एरिया पहले 100 था, फिर 30% बढ़ गया 130 हो गया, फिर 20% बढ़ गया 156 हो गया, और अब 56% बढ़ गया इन दो चेंजेस के कारण। अगला क्वेश्चन है, यदि किसी घन के प्रत्येक भुजा में 50% की वृद्धि हुई, मतलब एज ऑफ ए क्यूब, किसी क्यूब की कोई एज है, ठीक है, ये होता है ना क्यूब, कोई क्यूब है उसकी एजेस को हमने कुछ बढ़ाया गया। तो इस क्यूब की, अब क्यूब का जो वॉल्यूम होता है यहां पर आता है वो वाला रोल, जब ज्यादा परसेंटेज चेंजेस हमें डील करने पड़ते हैं। ए इज इक्वल टू बी इंटू सी इंटू डी। तो जो वॉल्यूम होता है वो होता है ए इंटू ए, और यहां पर ए को कितने परसेंट बढ़ाया गया, 50% बढ़ाया गया। तो वॉल्यूम के अंदर ए का असर पड़ेगा 3 बार, बिकॉज वॉल्यूम ए क्यूब होता है। तो अब आप इनको किसी भी वे से कर सकते हो, तीनों वे से मैं करके एक बार स्पीड में दिखा देता हूं। सबसे पहले कि पहले वॉल्यूम 100 था, 50% बढ़ाने के बाद 150 हो गया, तो ये वाला चेंज मैंने डील कर लिया। फिर से 50% बढ़ाना, तो इसका 50% कितना है, 75, तो वो हो गया 225। दूसरा चेंज भी मैंने डील कर लिया, फिर से इसको 50% बढ़ाने के बाद, तो अब 50% बढ़ाओगे तो इसका 50%, मतलब कि इसका आधा कितना है, 112.5, तो ये कितना हो जाएगा, 337.5। तो पहले 100 था, अभी 337.5 हो गया, तो कितना बढ़ गया, तो ये बढ़ गया भाई 237.5%। तो आंसर हो गया ऑप्शन सी। पहले तरीके से मैंने आपको बता दिया, अब अगले तरीके से बता देता हूं। देखो देखो भाई, पहला तरीका हो चुका है, अगला तरीका देख लो। दूसरा तरीका कि कितने गुना, जब 50% कोई चीज बढ़ती है, या तो आप इसको ऐसे डील कर सकते हो, 1.5 टाइम्स हो गई, 1.5 टाइम्स हो गई, 1.5 टाइम्स हो गई, तो ये ओवरऑल कितने टाइम्स हो गई, ये ओवरऑल हो गई भाई 15 का क्यूब। मैंने आपको बोला ना कि 1 से लेकर 12 तक के क्यूब आपने याद रखने हैं, उसके अलावा 15 का क्यूब याद रखना है और 21 का क्यूब याद रखना है, ये सब कुछ मैंने आपको बताया। वो होता है 3375, तो 3.375 इतनी हो गई। तो अगर मैं यहां पर, या तो आप सीधे सीधे देख सकते हो कि जब हम टाइम्स में देख रहे होते हैं तो हम ये देख रहे होते हैं कि पहले फ्रैक्शन के अंदर 1 कंप्लीट होता है ना, कि पहले वैल्यू 1 थी, अब ये इतनी बढ़ गई, तो 2.375 इतनी बढ़ गई, 237.5% बढ़ गई। या तो ऐसे डायरेक्टली देख सकते हैं, अदरवाइज मैंने आपको ये बताया ही है कि भाई इसको ऐसे सारे जीरोज लगा लो, ठीक है, लेकिन नीचे सिर्फ 2 जीरो छोड़ दो, एक जीरो के नाम का एक पॉइंट रख दो। तो पहले 100 थी, अब 337.5 हो गई, तो 237.5% बढ़ गई है, ठीक है। अदरवाइज 1.5 की जगह आप ऐसे भी देख सकते हो, 3/2 3/2 3/2, ठीक है। मैं ऐसे देखता होता हूँ 3/2 3/2, मैं इसको इजीली डील कर लेता हूँ। तो 27/8, तो भाई 8 से 27 बढ़ गई, तो कितनी ज्यादा बढ़ गई, अगर 8 से 27 बढ़ती है तो 19 ज्यादा हो गई,
19 ज्यादा हो गई, 19 बढ़ गई 8 पर, तो 8 दूनी 16, 8 दूनी 16, 2 3/8, तो 2 को, अब ये फ्रैक्शन में है, 2 को परसेंटेज में कन्वर्ट करूंगा, 100 गुना करूंगा तो 200, और 3/8 का तो मुझे पता ही है 37.5%, तो 2 37.5%। दूसरे तरीके से भी हो गया। अब तीसरे तरीके से बता दूं एक बार मैं आपको। ये लो भाई, अब तीसरा तरीका क्या है, तीसरे तरीके के अंदर हमने फॉर्मूला लगाया था, तो बस 50 और 50 को मैं कंबाइन कर रहा हूं, 50 प्लस 50 प्लस 50 इंटू 50/100, तो 50 और 50 100 और 25 125%। अब इस 125 और इस 50 को मैं कंबाइन करूंगा, 125 और 50 175 प्लस 125 इंटू 50/100, तो 50 दूनी और 125 का आधा कितना हो जाएगा, 62.5। तो बस इन दोनों को जोड़ दो भाई, इन दोनों को जोड़ दो, 175 और 62.5 को 237.5% हो जाएगा। तो अभी कुल मिलाकर बात मैं क्या कहना चाहता हूं कि चाहे 3 वैल्यूज हो या 4 वैल्यूज हो, आपको अब ये सारी डील करनी आ जानी चाहिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किसी घनाभ, घनाभ मीन्स क्यूबॉइड, किसी क्यूबॉइड की लेंथ को इतने परसेंट इंक्रीज किया, ब्रेड्थ को इतने परसेंट इंक्रीज किया, हाइट को इतने परसेंट इंक्रीज किया। तो भाई क्यूबॉइड का वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। तो अभी हम इजीली डील कर लेंगे। लेंथ को 20% बढ़ाया गया, ब्रेड्थ को 10% बढ़ाया गया, हाइट को 30% बढ़ाया गया। तो मैं एक ही तरीके से बता देता हूं। तो लेंथ हो गई भाई 6/5, ब्रेड्थ हो गई 11/10, हाइट हो गई 13/10। ठीक है, अभी इसको कर लेते हैं। तो 13 छिक्के 78, 78, तो ये हो गया 8, 8 और 7 15, 7 और 1 8, नीचे कितना हो गया भाई 500। तो 500 के ऊपर ये कितना बढ़ गया, 358 बढ़ गया 500 के ऊपर। ठीक है, अगर ये 100 के ऊपर कितना बढ़ता ये मेरे को पता लग जाए, तो वही परसेंटेज चेंज होता है, परसेंटेज चेंज 100 के ऊपर ही होता है ना। तो नीचे भी 5 से डिवाइड कर रहा हूं मैं मन में, ऊपर भी 5 से, तो ऊपर अगर मैंने 5 से डिवाइड कर दिया तो ये पता लग जाएगा कि 100 के ऊपर कितना बढ़ा। तो बस मैं सीधा सीधा उत्तर ही लिख रहा हूं, 5 7 35, 5 एकम 5, तो 3/5 मतलब कि 6, 71.6%। मतलब ये 500 के ऊपर इतना बढ़ गया। लेकिन हम ये देखते हैं कि 100 के ऊपर जितना भी बढ़ गया वही परसेंटेज में चेंज होता है। तो बस ऊपर और नीचे मैंने 5 से डिवाइड किया तो पता लग गया कि 100 पर कितना बढ़ गया। अदरवाइज दूसरे सारे तरीकों से आप निकाल सकते हो। द सरफेस एरिया ऑफ सफियर ए इज 44% मोर देन दैट ऑफ सफियर बी। तो यहां पर एक सफियर ए है और यहां पर एक सफियर बी है। सफियर मतलब कि ये गोला। ठीक है, तो अब आपको इनके फॉर्मूले पता होने चाहिए, या फिर फॉर्मूले नहीं भी पता है ना, अगर फॉर्मूले नहीं भी पता है तो एक कॉमन सेंस तो पता होनी चाहिए। क्या, कि जो एरिया होता है ना, मैं आपको एक बात बताता हूं, एक तो होता है लेंथ, एक होता है एरिया, और एक होता है वॉल्यूम। पहले इनके बीच में एक बार डिफरेंस देख लेते हैं कि लेंथ क्या होती है। लेंथ होती है कि आपके घर से आपका स्कूल कितनी दूर है, मतलब कि वो एक लाइन में होती है, ऐसे कि भाई 5 किलोमीटर, वो एक डायमेंशन में होती है, एक डायमेंशन। ठीक है, कि दो चीजों के बीच में कितना गैप है, ये एक डायमेंशन है। लेंथ मीन्स लाइक दिस। एरिया होता है 2 डायमेंशन में, कि तुम्हारा रूम कितना बड़ा है, तो रूम कितना बड़ा है कि भाई इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तभी तो पता चलेगा कितना बड़ा है, इतना लंबा है इतना चौड़ा है, तभी तो पता चलेगा कितना बड़ा है। तो इसके अंदर 2 डायमेंशन है, देखो 2 डायमेंशन हमें कवर करनी पड़ी ना। तो एरिया के अंदर होती है भाई 2 डायमेंशंस। और वॉल्यूम जो होता है, वॉल्यूम का मतलब है कि आपके घर की जो टंकी है उसके अंदर कितना पानी आता है। तो भाई आप ये बोलोगे, तो आपके घर की टंकी हो सकती है गोल है, लेकिन आप वो वाली टंकी कंसीडर कर लो जो गोल नहीं होती, जो डिब्बे की तरह होती है। तो आप बोलोगी हमारी टंकी इतनी लंबी है, इतनी चौड़ी है और इतनी ऊंची है। तो यहां पर 3 चीजें बतानी पड़ी ना, इतनी लंबी, इतनी चौड़ी, इतनी ऊंची। तो यहां पर क्या हो गई, यहां पर 3 डायमेंशन हो गई। क्लियर है, तो वॉल्यूम होता है 3 डायमेंशन के अंदर। तो जैसे कि देखो, अब मैं बात करता हूं कि एक तो होती है एक लाइन, एक होता है एक स्क्वायर की मैं बात कर रहा हूं, इस लाइन के ऊपर मैं एक स्क्वायर बना दूं ऐसे। ठीक है, और एक क्या कर सकता हूं, इस लाइन के ऊपर जो स्क्वायर बनाया है उसी स्क्वायर का मैं डिब्बा बना दूं, वो होता है क्या आपका 3D में वॉल्यूम। अब इसकी अंडरस्टैंडिंग को हम काम में लेते हैं कि जैसे मैं सफियर की बात कर रहा हूं,
तो सफियर में जब मैं एरिया की बात कर रहा हूं तो इसका मतलब रेडियस 2 बार मैटर करेगा, बिकॉज ये 2 डायमेंशन में है ना। वैसे भी सफियर का एरिया क्या होता है 4 पाई आर स्क्वेयर, तो रेडियस 2 बार आ गया ना। और अगर यहीं पर मैं वॉल्यूम की बात करने लग जाऊं ना, सफियर के वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है, एरिया 2 डायमेंशन में है ना, तो 2 बार मैटर करेगा। वॉल्यूम 3 डायमेंशन में होता है तो रेडियस 3 बार मैटर करेगा। वॉल्यूम देखो क्या है 4/3 पाई आर क्यूब, आर का क्यूब इन्वॉल्व है, ठीक है। तो चलिए भाई, अब ये फॉर्मूले आपको पता होने चाहिए थे। अब ये मैंने क्यों बताया इसका पर्पज अभी पता चल जाएगा। देखो, तो यहां पर ये बोला है द सरफेस एरिया ऑफ सफियर ए इज 44% मोर देन दैट ऑफ सफियर बी। तो 44% मोर का मतलब कितने गुना 1.44, ये तो पता होगा 144/100 कि भाई इतने गुना। तो सफियर बी का अगर एरिया 1 है तो उसका 1.44, और यहां पर बात हो रही है एरिया की। और एरिया के अंदर देखो, अगर हम दो सफियर्स का एरिया इक्वेट करते हैं, एरिया को इक्वेट करते हैं, तो आप बोलोगे कि भाई एरिया के अंदर सिर्फ रेडियस नहीं होता, 4 पाई भी होती है। यहां पर R1 है, यहां पर R2 है। लेकिन मैं ये कहना चाहूंगा, अगर हम कंपेयर कर रहे हैं, क्योंकि परसेंटेज क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन, मैंने आपको बताया था तुलना करने का एक तरीका। रेशियो क्या है, ए वे ऑफ कंपैरिजन, तुलना करने का एक तरीका। फ्रैक्शन में बताना कि क्लास में 1/4 हिस्सा लड़कियां हैं, ए वे ऑफ कंपैरिजन। तो जब भी हम कंपेयर करते हैं, कंपेयर तुलना करते हैं, तो यहां पर भी 4 पाई और यहां पर भी 4 पाई जो है, दोनों 4 पाई की वैल्यू बराबर ही तो है, तो कंपैरिजन में तो 4 पाई मैटर ही नहीं करता, ठीक है, क्लियर है। तो ये जो भी इनका एरिया के अंदर जो चेंज है, जो सफियर ए का जो एरिया जो बड़ा है, वो ये नहीं है कि इस वाले सफियर में जो 4 पाई यूज हुआ है वो 4 पाई बड़ा है, नहीं मेरे भाई। इसके अंदर जो एरिया के अंदर 3 चीजें हैं, 4 पाई और रेडियस। तो 4 तो दोनों जगह बराबर होगा, पाई भी बराबर होगी, तो रेडियस में ही कुछ गड़बड़ है, रेडियस ही बड़ा है। क्लियर है, ये चीज क्लियर होगी कि भाई 4 और पाई को हम क्यों नहीं यूज कर रहे। या फिर सर्कल के एरिया के अंदर अगर मैं रेडियस में चेंज बताऊंगा तो पाई को क्यों नहीं कंसीडर करेंगे, क्योंकि पाई तो कांस्टेंट है। एरिया के अंदर चेंज तब नहीं आता कि भाई पाई बदल गई, नहीं, रेडियस बदल जाता है। तो दो भी चेंज होता है सर्कल के एरिया के अंदर, उसके लिए रेडियस जिम्मेदार होता है। पाई तो बेचारी हमेशा 22/7 ही रहती है, ठीक है। तो चलो भाई, तो इसका क्या मतलब है, इसका यह मतलब है कि भाई इसका एरिया 1.44 टाइम्स है, लेकिन एरिया के अंदर रेडियस, या फिर मैं यहां पर यह कहूं कि अगर इसका एरिया उसके कंपैरिजन में 1.44 टाइम्स है, तो अगर इसका रेडियस, क्योंकि एरिया जो होता है, एरिया का जो रेशियो है वो रेडियस के स्क्वायर का रेशियो होता है। एरिया के अंदर 4 पाई आर स्क्वायर है, तो R1 स्क्वायर और R2 स्क्वायर का रेशियो है ये। एरिया में, एरिया जो है उसके अंदर रेडियस 2 बार आता है। तो मैं सिर्फ उनके रेडियस का रेशियो आपसे जानना चाहता हूं। तो 1.44 12 का स्क्वायर है ना, तो इसका स्क्वायर रूट 1.2 और 1 का स्क्वायर 1। ये चीजें मैंने आपको पहले बेसिक्स स्ट्रॉन्ग करने में बता दी थी कि ए स्क्वायर और बी स्क्वायर का रेशियो 1:4 है, तो A:B का रेशियो 1:2 होगा। क्लियर है। तो यहां पर या तो एग्जामिनर आपसे ये पूछ लेगा कि भाई जो गोला ए है उसका रेडियस कितने प्रतिशत ज्यादा है, तो अगर 1.2 गुना है तो सीधा सीधा दिख रहा है 20% ज्यादा होगा। लेकिन यहां पर उस भाई ने यह भी नहीं पूछा। यहां पर एग्जामिनर ने आपसे क्या पूछ लिया, यहां पर एग्जामिनर ने पूछा कि द वॉल्यूम ऑफ सफियर ए इज व्हाट % मोर देन दैट ऑफ सफियर बी। तो वॉल्यूम का सीधा सीधा अर्थ है रेडियस का क्यूब, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा, इसका भी 4/3 पाई आर क्यूब होगा। जब आप इन दोनों के वॉल्यूम को इक्वेट करोगे तो मेरे भाई 4/3 और पाई, ये दोनों तो दोनों जगह सेम ही होंगे, 4/3 और पाई। फर्क आएगा सिर्फ रेडियस में। तो बस भाई, यहां पर b का, अब मैं रेडियस के क्यूब की बात कर रहा हूं वॉल्यूम, तो अब मैं रेडियस का क्यूब करूंगा। 1 का क्यूब होता है 1, 1.2 का क्यूब होता है 1728, तो 1.728। तो 1.728 को अगर आप देख पाओ, नीचे मैंने 1000 बना दिया, और अगर मैं एक जीरो को हटाऊं तो यहां पर मैंने लगा दिया पॉइंट, कि 100 से 172.8 हो गया, मतलब 72.8% बढ़ गया। आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। तो जितना मैंने इसको एक्सप्लेन करने में देर लगाई है उतनी देर का क्वेश्चन नहीं है, बस कंसेप्ट आपके दिमाग में बैठाना था, ठीक है। कि कहीं गलती से आप नहीं समझ पाए हो तो नेक्स्ट टाइम आप डेफिनेटली इसमें कोई मार ना खाए। अब अगला है द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए। अब हम डायरेक्टली करेंगे, अब कोई ऐसे इतना ज्यादा एक्सप्लेनेशन होगी ही नहीं।
द वॉल्यूम ऑफ क्यूब ए का जो वॉल्यूम है वो 87.5% लेस है। तो 87.5% होता है 7/8 कम है। 7/8 कम का मतलब है कि भाई 1/8 है। तो क्यूब ए का वॉल्यूम 1/8 है, मतलब अगर क्यूब बी का वॉल्यूम 8 है तो उसका 1 है, 8वें हिस्से का है बेचारे का। और वॉल्यूम का क्या मतलब है कि क्यूब की साइड का क्यूब, तो क्यूब की साइड के क्यूब का रेशियो है ये। तो क्यूब की साइड का क्या रेशियो होगा, तो 1:2। जो क्यूब बी है उसकी साइड 2 गुना होगी, तभी तो उसका वॉल्यूम 8 गुना होगा। और अब इन्होंने पूछा क्या, द साइड ऑफ क्यूब बी इज व्हाट परसेंट मोर देन क्यूब ए। तो क्यूब बी की साइड क्यूब ए से कितने परसेंट ज्यादा होगी, 100% ज्यादा होगी। डबल है ना, 1 से 1 ज्यादा होगी, 100% ज्यादा होगी। अगर मैं यहां पर पूछता कि भी एरिया कितना परसेंट ज्यादा हो गया वो बताओ एक बार, तो एरिया का रेशियो हो गया 1:4। तो 1 से 3 ज्यादा हो गया तो 300% ज्यादा हो गया एरिया। तो हम ये बता देते हैं, ठीक है। द रेडियस ऑफ ए सर्कल इज इंक्रीज बाई 1%। तो आ गया ना सर्कल का क्वेश्चन। सर्कल का एरिया क्या होता है, πr²। यहां पर रेडियस को बढ़ाया गया, तो एरिया के ऊपर जो भी फर्क आएगा वो रेडियस के कारण आएगा। तो पाई को तो एक बार भूल जाते हैं। और रेडियस में चेंज क्या आया, रेडियस में चेंज आया 1% बढ़ गया भाई। तो मैंने आपको एक चीज बताई थी कि जब भी छोटी छोटी प्रतिशत बदलाव आए, छोटे छोटे परसेंटेज चेंजेस आए, तो उस वक्त हम क्या करेंगे, उस वक्त हम फॉर्मूला को याद कर लेंगे। फॉर्मूला अभी यूज कर लेते हैं, 1 + 1 + 1 × 1/100। तो ये कितना हो जाएगा, 2.01% इंक्रीज। तो आंसर इज ऑप्शन डी। क्लियर है, चलो भाई। इन मेजरिंग द साइड ऑफ ए स्क्वायर एन एरर ऑफ 5% इन एक्सेस इज मेड। यहां पर मैंने बहुत ज्यादा क्वेश्चंस ले लिए हैं ताकि जब मैं पढ़ाऊं तभी इतनी ज्यादा प्रैक्टिस हो जाए, ठीक है। और उसके बाद जो आपको अलग से जो टेस्ट दिए जाएंगे इनसे अलग क्वेश्चंस के, लेकिन इन्हीं कंसेप्ट को उन्हीं के थ्रू दोहराया जाएगा और उसके बाद आपने पीडीएफ करनी है, ठीक है। फिर कोई जरूरत नहीं होगी, बस फिर एसएससी के अकाउंट से डरना खत्म, ठीक है। अगर इसके बाद भी नहीं होगा तो नहीं होगा, मैं आपको सीधा बोल रहा हूँ। बिल्कुल कंप्लीट मिनिमम एफर्ट में जो आप अचीव कर सकते हो ऐसा कोर्स है ये। इन मेजरिंग द साइड ऑफ स्क्वायर एन एरर ऑफ 5% इन एक्सेस इज मेड। तो हुआ क्या, स्क्वायर की जो साइड है उसको गलती से 5% ज्यादा माप लिया गया, 5% ज्यादा मेजर कर लिया गया। तो भाई जो एरिया होता है वो होता है साइड इंटू साइड। तो मतलब साइड्स को जब 5% ज्यादा माप लोगे तो एरिया में क्या चेंज आएगा, वही फॉर्मूला, वही सेम बात है, 2 बार 5% बढ़ गया तो फॉर्मूला यूज कर लेते हैं ये वाला, ठीक है। तो 5 + 5 + 5 × 5/100। तो 5 + 5 10 और 25/100 1/4 मतलब 0.25। तो 10.25 ऑप्शन बी। अब आगे बढ़ते हैं। ए मेंस वेजेस वर डिक्रीज्ड बाय 50%, अगेन द रिड्यूस्ड वेजेस वर इंक्रीज बाय 50%। एक आदमी की कुछ तनख्वाह थी, पहले उसको 50% घटा दिया गया और फिर उसको 50% बढ़ा दिया गया। तो कुछ याद आया, सेम परसेंट का डिक्रीज और सेम परसेंट का इंक्रीज। तो हमेशा इसके अंदर लॉस ही होता है, हमेशा इसके अंदर डिक्रीज ही होता है। और कितने का डिक्रीज होता है, a²/100 का। तो यहां पर उसकी जो तनख्वाह है इन 2 चेंजेस के बाद 25% कम हो जाएगी, ठीक है। द स्ट्रेंथ ऑफ ए स्कूल इंक्रीजेज एंड डिक्रीजेज एवरी अल्टरनेट ईयर। ओके, इट स्टार्ट्स विद इंक्रीज ऑफ 10%। 10% के इंक्रीज के साथ स्टार्ट हुई और हर एक साल एक बार तो बढ़ती है, एक बार घटती है। तो अगले साल 10% कम हो गई, फिर 10% बढ़ गई, फिर 10% कम हो गई, ठीक है। एंड देयर आफ्टर परसेंटेज ऑफ इंक्रीज एंड डिक्रीज इज सेम, वही चीज जो मैंने यहां पर लिखी है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज डेफिनेटली ट्रू, क्या पक्का सच है, अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ स्कूल इन 2000 एज कंपेयर टू 1996। कि 1996 में स्कूल की जो स्ट्रेंथ थी उसके कंपैरिजन में 2000 में उसकी स्ट्रेंथ क्या होगी, कितने परसेंट ज्यादा होगी या कम होगी। तो इस टाइप का क्वेश्चन हमने पहले भी किया है। तो भाई इन दोनों चेंजेस को 10% मोर और 10% लेस, इसको मैं बोल सकता हूं कि हमेशा लॉस ही होगा। और कितना लॉस होगा ये आपको सीधा सीधा दिख रहा होगा, 1% का लॉस होगा। यहां पर -1% का चेंज और यहां पर भी -1% का चेंज। और अगर इन दोनों को मैं देखूं तो देखो ये तो मेरे को सीधा सीधा दिख रहा है, 20% वाले को तो भूल ही जाओ। और इंक्रीज तो होगा नहीं 2% का किसी भी हालत में, डिक्रीज ही होगा अप्रोक्सीमेटली 2% का, ऑप्शन बी। और ये अप्रोक्सीमेटली 2% एग्जामिनर, ये एक्चुअल एसएससी क्वेश्चन है, ये
एग्जामिनर ने अप्रोक्सीमेटली 2% क्यों बोला? क्योंकि इनकी कैलकुलेशन करोगे तो -1 प्लस 1 इंटू 1/100, तो -2 प्लस 0.01, तो ये क्या आ रहा है? -1.99। ठीक है, तो ये अप्रोक्सीमेटली 2 के बराबर ही है। द प्राइस ऑफ एन आर्टिकल वॉज इंक्रीज्ड बाई R%, लेटर द न्यू प्राइस वॉज डिक्रीज्ड बाई R%, मतलब पहले R% बढ़ा और फिर नए प्राइस को R% घटा दिया। इफ द लेटेस्ट प्राइस वॉज ₹1, तो ओरिजिनल प्राइस वॉज, तो देखो भाई, मान लो ओरिजिनल प्राइस P था, तो पहले R% बढ़ाया गया प्राइस को, मतलब कितना कर दिया गया? 100 प्लस R/100, इतना हो गया ना प्राइस नया R% बढ़ाने पर। फिर प्राइस को R% घटा दिया गया, मतलब 100 माइनस R/100, और अब प्राइस कितना हो गया? अब प्राइस हो गया ₹1। तो ये पूछ रहे हैं भाई P की वैल्यू क्या थी, ओरिजिनल प्राइस क्या था? अदरवाइज मैं तो सीधा 1 को इनसे डिवाइड कर देता हूं, लेकिन ऐसे समझाने में ये आसानी होती है। तो अब देखो P के मल्टीप्लीकेशन में यहां पर क्या है? 100 इंटू 100, तो यहां पर नीचे क्या है? 10,000। ठीक है, और ऊपर क्या है? A प्लस बी और A माइनस बी, तो ये क्या है? A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, A प्लस बी इंटू A माइनस बी, A स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, तो 100 का स्क्वेयर माइनस R स्क्वेयर इक्वल टू 1। तो P की वैल्यू क्या होगी? ये सारी चीजें उस साइड जाके उल्टी हो जाएंगी, है ना? जो डिनोमिनेटर है, जो हर है, वो ऊपर चला जाएगा, और जो ये ऊपर वाला है ये नीचे आ जाएगा। तो ये आपको ऑप्शन में दिखेगा 10,000 बटे 10,000 माइनस R स्क्वेयर, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी। तो एक तो आप ऐसे कर सकते हो, या फिर हो सकता है आपके दिमाग में सीधा ये स्ट्राइक किया हो कि पहले प्राइस को R% बढ़ा दिया गया, फिर प्राइस को R% घटा दिया गया, इसका मतलब ये तो ओवरऑल प्राइस कितना कम हो गया? R स्क्वेयर बाई 100% कम हो गया। ये दिमाग में ये भी स्ट्राइक करेगा, ऐसे भी हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। पहले प्राइस P था, अब कम कितना हो गया? R स्क्वेयर बाई 100% कम हो गया, मतलब कितने गुना हो गया? 100। अगर आपको कोई चीज x% कम करनी होती है तो आप किससे मल्टीप्लाई करते हो? 100 माइनस एक्स बाई 100, इससे मल्टीप्लाई करते हैं जब x% कम करनी होती है। तो यहां पर क्या करेंगे? 100 माइनस R स्क्वेयर बाई 100 डिवाइडेड बाई 100, इससे मल्टीप्लाई करेंगे ना, बिकॉज R स्क्वेयर बाई 100% कम हुई है, और ऐसा कम करने के बाद वो प्राइस हो गया G1। तो बस अब P की वैल्यू निकाल लो। यहाँ पर जब आप इसको सोल्व करोगे, ये 100, जब आप यहाँ पर एलसीएम लोगे तो ऊपर आ जाएगा 100 का स्क्वायर, फिर ये 100 नीचे आएगा तो नीचे भी आ जाएगा 100 का स्क्वायर, और जब आप इसको उधर भेजोगे P की वैल्यू निकालने के लिए, तो ऊपर हो गया 100 का स्क्वायर, नीचे क्या हो गया? 100 का स्क्वायर माइनस R का स्क्वायर। यही तो P की वैल्यू है, यही तो वो पूछ रहे हैं। 100 का स्क्वायर 10,000, 10,000 माइनस R स्क्वायर, ऑप्शन डी। ठीक है, अब आगे करते हैं। तो ये क्वेश्चन देखो भाई, पॉज करके करो एक बार ट्राई। अगर अब तक परसेंटेज की बेसिक की अंडरस्टैंडिंग आपके दिमाग में हो गई है, तो हो सकता है जल्दी नहीं, लेकिन अगर अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो गई है तो कुछ देर में निकाल जरूर लोगे आप इस क्वेश्चन को। द ओनर ऑफ ए फ्लावर शॉप फॉलोज ए पर्टिकुलर पैटर्न फॉर हिज बिजनेस, एक पर्टिकुलर पैटर्न फॉलो करता है ड्यूरिंग ए पीरियड ऑफ इन्फ्लेशन। जब महंगाई का वक्त आता है तो उस वक्त वो क्या कर देता है? रेट को P% बढ़ा देता है, और जब स्लो डाउन आता है, मतलब जब महंगाई कम होती है, तो रेट को P% कम कर देता है। मतलब महंगाई आएगी तो P% बढ़ा देगा, मतलब पहले कुछ रेट था उसको उसने P% बढ़ा दिया, महंगाई आई तो। अगर फिर महंगाई कम हो गई तो उस रेट को P% घटा देगा। ठीक है, फिर महंगाई आई तो फिर बढ़ा देगा, ऐसा वो करता है, कुछ पैटर्न फॉलो। तो आफ्टर ए ईयर इन विच देयर वाज ए इन्फ्लेशन फर्स्ट, एक साल था जिसके अंदर पहले तो महंगाई बढ़ी थी, इन्फ्लेशन थी, महंगाई का वक्त था, इन्फ्लेशन थी, फॉलोड बाय ए स्लो डाउन, बाद में महंगाई घटी थी। तो जब महंगाई बढ़ी तो उसने P% रेट को बढ़ा दिया होगा, और जब महंगाई घटी तो उसने जो भी नया रेट था उसको P% घटा दिया होगा। द कॉस्ट ऑफ ए रेड रोज बके, बुके बोलते हैं इसको, बकेट नहीं बोलते, बुके बोलते हैं, बुके डिक्रीज बाई ₹162। तो ये चीज तो आपको पता चल गई कि किसी चीज को P% अगर बढ़ाएं और P% घटा दें तो ओवरऑल तो वो चीज घट ही जाती है। सेम परसेंट बढ़ाएं, सेम परसेंट घटाएं, तो वो चीज P स्क्वायर बाई 100% घट जाती है। तो ये चीज तो क्लियर हो गई कि भाई ये चीज घट गई। अब ये चीज कुछ परसेंट घट गई होगी, लेकिन कितनी घटी इस चेंज के बाद? इस चेंज के बाद वो बोल रहा है कि वो चीज जो है, उसका जो बुके का रेट है वो 162 रुपए घट गया, 162 रुपए कम हो गया। अब क्या हुआ? आफ्टर अनदर ईयर, एक साल के बाद, इन विच देयर वाज ए इन्फ्लेशन वंस मोर,
एक बार फिर से महंगाई का वक्त आया, फॉलोड बाय ए स्लो डाउन, और फिर से महंगाई कम हो गई। तो भाई फिर से महंगाई आई और फिर से महंगाई गई, तो उसने आगे जो वैल्यू है इसको फिर से p% बढ़ाया होगा महंगाई आते ही, और फिर उसने p% घटाया होगा। तो ये सारी सिचुएशन क्या हो गई, पहले उसके पास कुछ रेट था, p% बढ़ा दिया, फिर उसने p% घटा दिया, फिर महंगाई आई, p% बढ़ा दिया, फिर महंगाई आई, तो जो भी हुआ उसको p% घटा दिया, ऐसा उसने किया है। ठीक है, तो लेकिन इस वक्त क्या हुआ, इस वक्त जो रेट है, जैसे लास्ट टाइम जो रेट था वो 162 रुपीज घटा था, लेकिन इस वक्त जो रेट है वो 162 रुपीज नहीं घटा, इस वक्त जो रेट है वो 147.42 इतने रुपए घटा है पहले के कंपैरिजन में। तो व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ रेड रोज बुके। तो अब इसको कराने से पहले कुछ चीज मैं आपको समझाना चाहूंगा। तो भाई क्या समझते हैं कि सपोज हमारे सामने एक वैल्यू है, ये वैल्यू है वैल्यू ए, और यहां पर ये जो वैल्यू है ये वैल्यू है वैल्यू बी। मैं सिर्फ इस येलो वाले पोर्शन की बात कर रहा हूं, और जो ये आपको ब्लैंक दिख रहा है ना साइड में, ये ब्लैंक इसलिए दिख रहा है क्योंकि मैं इसको वैल्यू ए से कंपेयर कर रहा हूं। तो वैल्यू ए के जो बाहर वाला डिब्बा है वो मैंने यहां पर बनाया हुआ है कि वैल्यू ए के कंपैरिजन में ये वाली वैल्यू जो है ये कम है। ठीक है, और वैल्यू ए और वैल्यू बी के बीच में जो रिलेशन है वो ये है कि वैल्यू बी वैल्यू ए के कंपैरिजन में आधी है, हाफ है। ठीक है, इसलिए ये डिब्बा मैंने बनाया है। तो यहां पर मैं आपसे ये पूछना चाह रहा हूं कि मैं वैल्यू ए का 10% निकालता हूं, सपोज 10% निकालना जरूरी नहीं है, कुछ भी परसेंट निकाल सकते हैं, लेकिन फॉर एग्जांपल मान लो मैं वैल्यू ए और वैल्यू बी दोनों का 10% निकालता हूं। तो देखो दोनों केसेस के अंदर निकाल तो मैं 10% रहा हूं, लेकिन मैं आपसे यह पूछना चाहता हूं कि जब मैं वैल्यू बी का जो 10% निकालूंगा उसको वैल्यू ए वाले 10% से अगर मैं कंपेयर करता हूं इसको, तो क्या आप कहते हो क्या होगा? तो आप यही बोलोगे ना, अगर नहीं भी बोलोगे तो सुनो कि जो वैल्यू बी है वो आधी है, तो जो परसेंटेज होती है वो तो जस्ट एक फ्रैक्शन होती है कि भी 10वां हिस्सा निकाल रहा हूं। ठीक है, चाहे आप 10% निकाल रहे हो तो 10वां हिस्सा निकाल रहे हो, लेकिन अगर आप 37% निकाल रहे हो तो भी आप 37/100वां हिस्सा निकाल रहे हो। तो परसेंटेज तो एक फ्रैक्शन ही होती है, एक टुकड़ा होता है। तो अगर आप आधी चीज का उतना ही टुकड़ा निकालोगे तो वो आधा होगा। तो जरूरी नहीं है कि एग्जामिनर आपको आधी चीज देगा, आधी चीज तो मैंने समझाने के लिए दे दी कि भाई आधी वैल्यू का 10% उससे आधा होगा, लेकिन एग्जामिनर कई बार पॉइंट्स में डील कर देता है, तो उस वक्त ये कॉमन सेंस काम नहीं करती। जैसे अगर मैं ये बोलूं कि मान लो ये वैल्यू है भाई 500 और ये वैल्यू है 250, और अगर मैं दोनों का 10% एक बार आपको निकाल के दिखाई देता हूं, तो इसका 10% है 50 और इसका 10% है 25, तो आधी वैल्यू का 10% निकाला तो आपको पता लग गया कि भाई हाँ आधा आया, उसका 50 आया, इसका 25 आया। तो एग्जामिनर दूसरी तरफ से भी यूज कर लेता है। एग्जामिनर कई बार क्या बोलता है कि ऐसे बोल देता है कि कोई वैल्यू थी मैंने उसका x% निकाला, ठीक है, एक और वैल्यू थी मैंने उसका x% निकाला, तो एक का x% निकला 50, दूसरी का x% निकला 25, तो भाई इन दोनों वैल्यूज के बीच में रिलेशन बताओ। तो अगर हमने सेम परसेंट ही निकाला है, उसका भी x% निकाला, उसका भी x% निकाला, सेम परसेंट ही निकाला है, इसका अगर x% आधा है उसके x% से, तो इसका मतलब ये वैल्यू उसके कंपैरिजन में आती है। क्लियर है? ऐसे ही एक और चीज मैं बताना चाहूंगा। तो यहां पर तो हमने 50% से डील कर लिया। अगर वैल्यू a ये कोई वैल्यू है और वैल्यू b उसके कंपैरिजन में 80% है, ठीक है, तो अगर आप सेम परसेंट निकालोगे ना, मान लो आप इसका भी 23% निकाल रहे हो, वैल्यू b का भी 23% निकाल रहे हो, ठीक है, तो बेशक से हम सेम परसेंट निकाल रहे हैं, लेकिन हमारी ये जो वैल्यू छोटी है ये सिर्फ 80% है, उसके कंपैरिजन में सिर्फ 80% है, तो इसका 23% जो है वो 80% ही होगा इसके 23% के कंपैरिजन में। ठीक है, 80% ही होगा। तो बस ये बेसिक सी बात मैंने क्यों समझाई, अभी समझ में आ जाएगी जब हम इसको करेंगे। अब देखो हुआ क्या कि ये था पहला साल, गुलदस्ते का कुछ रेट था, महंगाई आई तो इसको बढ़ाया गया, फिर इसको घटाया गया। ठीक है, इस प्रोसेस के कारण गुलदस्ते का रेट 162 रुपीज कम हो गया। अगर ये p% बढ़ा है, p% घटा है, फिर तो ये p²/100% कम हुआ होगा। ठीक है, लेकिन इस p²/100% को एक बार आप भूल जाओ, इस कंसेप्ट को भूल जाओ। आप सिर्फ ये याद रखो कि p²/100% याद मत रखो, ये याद रखो कि भाई कुछ परसेंट कम हुआ होगा, कुछ परसेंट कम हुआ होगा। तो पहले साल में क्या हुआ,
पहले साल में मान लो ये रेट था, मुझे पता नहीं कितना रेट था, अब ये रेट कम हो गया, अब ये रेट छोटा रह गया पहले के कंपैरिजन में, ठीक है। अब ये रेट कम हो गया बेचारा, इतना रह गया, पी स्क्वेयर बाई 100% कम हो गया। अब मतलब कि 162 रुपीज ये कम हो गया, दूसरी वाली वैल्यू पहली वाली वैल्यू से 162 रुपीज कम है। अब फिर से दूसरे साल महंगाई आई तो इस रेट को बढ़ाया गया, कुछ नया रेट हो गया, फिर से इस रेट को p% घटाया गया, पहले p% बढ़ाया फिर p% घटाया, तो फिर से ये कुछ परसेंट कम हो गया होगा, ठीक है। कितने परसेंट कम हो गया होगा? पी स्क्वायर बाई 100% कम हो गया होगा। अब वो चीज समझने की बारी आ जाती है। अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि पहले साल ये पी स्क्वायर बाई 100% कम हुआ, पी स्क्वायर बाई 100% कम हुआ, तो इस वैल्यू का पी स्क्वायर बाई 100% कितना है? 162। दूसरे साल भी ये पी स्क्वायर बाई 100% कम हुआ, पी स्क्वायर बाई 100% कम हुआ ये, लेकिन कितना कम हुआ? लेकिन ये कम हुआ 147.42, सिर्फ इतना कम हुआ। तो हमने पहले वाले का भी पी स्क्वायर बाई 100% निकाला, दूसरे वाले का भी पी स्क्वायर बाई 100% निकाला, परसेंटेज तो सेम निकाला हमने, लेकिन वैल्यू अलग अलग क्यों आई? क्योंकि अब मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा कि पहले साल ये जो वैल्यू थी इसका हमने कुछ परसेंट निकाला, दूसरे साल ये जो वैल्यू थी इसका हमने सेम परसेंट निकाला, पी स्क्वायर बाई 100, पी स्क्वायर बाई 100। सेम परसेंट निकालने पर जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था कि एक वैल्यू थी उसका मैंने x% निकाला, एक दूसरी वैल्यू थी उसका मैंने x% निकाला, तो इसका जो x% है वो पहले वाले के x% के कंपैरिजन में आधा आया, तो आप ये बोल दोगे ना कि ये वाली वैल्यू आधी थी। तो सिमिलरली यहां पर तो आधा दिख रहा है, यहां पर हमें ये नहीं दिख रहा कि ये जो 147.42 है ये इसके कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो हमें सिर्फ ये देखना पड़ेगा, क्या देखना पड़ेगा कि ये जो 147.42 है ये 162 के कंपैरिजन में कितना परसेंट है। तो हमें ये दिख जाएगा कि जो दूसरी वाली वैल्यू है वो कितने परसेंट कम है। ये चीज समझाने में भले ही कॉम्प्लेक्स हो, लेकिन सिंपल सी बात है अगर एक बार आपके दिमाग में बेसिक बैठ जाए तो, ठीक है। तो चलिए भाई, अभी मतलब अब क्वेश्चन को करना स्टार्ट कर रहा हूं मैं। अब तक तो सारी बैकग्राउंड ही तैयार कर रहा था कि कैसे समझाया जाए। अब देखो कि 147.42 डिवाइडेड बाय 162, ये हम देख सकते हैं कि भाई कितने परसेंट कम है, ठीक है। इसको मैंने कर दिया नीचे 100, और अब मैं एक बार इसको कैंसिल आउट कर लेता हूं। ये मेरे को दिख रहा है ये 18 से कैंसिल होता है, ठीक है। ऊपर वाले को देख लेता हूं एक बार 9 से कैंसिल होता है कि नहीं, तो भाई 9 से कैंसिल होता है, 2 से डिवाइड भी होता है, तो 18 से भी कैंसिल होता है, ठीक है। तो ये हो जाएगा भाई 18 8 144, 3 और 4 18 दूनी 36, पहले पे जाएगा तो 16 कम 18 निम्मे, 18 निम्मे, ये 9 से भी कैंसिल होएगा, तो 9 निम्मे 81, 9 एकम 9, तो 91/100, मतलब कि 9% कम। मतलब ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ना, ये जो सेकंड वाली वैल्यू है ये पहले वाले के कंपैरिजन में 9% कम है, पहले वाले के कंपैरिजन में ये सेकंड वाली वैल्यू 9% कम है। लेकिन अब आपको एक बात पता होगी, क्या बात पता होगी कि भाई पहले वाली वैल्यू कुछ परसेंट बढ़ी थी, फिर कुछ परसेंट घटी थी, कुछ परसेंट बढ़ी, p% बढ़ी, p% घटी, तब जाकर वो 9% कम हुई है। तो आपके दिमाग में तो लिखने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, सीधा सीधा पता लग जाना चाहिए कि जब हम किसी वैल्यू को 30% बढ़ाते हैं और फिर उसको 30% घटाते हैं तो ही वो 9% कम होती है, अगर सेम बढ़ाना और घटाना है तो, ठीक है। अदरवाइज भाई ये स्ट्राइक नहीं करता है तो फिर तो कन्वेंशनली ऐसे जाना ही पड़ेगा ना कि पी स्क्वायर बाई 100% कम हुई और पी स्क्वायर बाई 100% की वैल्यू है 9, तो पी स्क्वायर की वैल्यू क्या हो जाएगी? तो पी स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 900, तो पी की वैल्यू क्या हो जाएगी? पी की वैल्यू हो जाएगी 30। तो हमें पता लग जाएगा कि वैल्यू भाई पहले 30% बढ़ी थी, 30% घटी थी, ठीक है। फिर हमें पता लग जाएगा कि भाई 30% बढ़ा और घटा रहा है। तो अब जो वो वैल्यू है सेकंड वाली वैल्यू वो 9% कम हुई, इसके कारण हमें पता लग गया कि भाई 30% का इंक्रीमेंट था, 30% का डिक्रीमेंट था। अब देखते हैं उसने पूछा क्या। उसने पूछा है व्हाट वाज द ओरिजिनल प्राइस ऑफ द रेड रोज बुके। तो अब ये 9% कम हुई है ना पहले से, पहले वाली वैल्यू से 9% कम हुई है, और उस 9% की वैल्यू हमें पता लग ही चुकी है 162। वैसे हमें 30% बढ़ गया से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन वो मैंने वैसे आपको बता दिया, ठीक है। क्योंकि फिर वो ये भी पूछ सकता था कि व्हाट इज द वैल्यू ऑफ पी,
ठीक है, तो आपको पी की वैल्यू निकालनी भी पता होनी चाहिए। तो ये वैल्यू 9% घटी थी, 9% की वैल्यू 162 है, तो भाई 1% की वैल्यू 18 है, तो 100% की वैल्यू कितनी है 1800। तो समझाने में बिल्कुल ही लेंथी रहा ये क्वेश्चन, लेकिन अगर अब आप एक बार दोबारा से इसको करके देखो कि इसके अंदर हमने करना क्या था, तो अगर अच्छे से समझ में आ जाए तो डिफिकल्ट क्वेश्चंस डू नॉट एग्जिस्ट। हाँ, कुछ क्वेश्चन जिनको डिफिकल्ट हम बोल सकते हैं, सम आर कैलकुलेटिव क्वेश्चंस, लेकिन सम आर इन डेप्थ कंसेप्चुअल क्वेश्चंस। तो चलिए अब मिलते हैं अगली वीडियो में।